रहा है कि किस पार्टी का बहुमत ज़्यादा आएगा, क्या लगता है आपको चुनावी माहौल देखकर? देखिए, हमने और हमारी पार्टी ने साफ साफ कहा है अब की बार 400 पार। और क्या लगता है कि अभी सभी के मुंह में चली रही है कि 400 पार 400 पार 400 पार, तो 400 पार ही क्यों? देखिए, 400 पार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, और 400 एनडीए को चाहिए इसलिए। काफ़ी जगह से सुनने को मिलता है कि वोट परसेंटेज को देखकर अधिकतर बीजेपी क्यों इतना चिंतन में है, बाकी पार्टी है तो ऐसा नहीं है। देखिए, वोट परसेंटेज कम होता है तो हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वायरल चल रहे हैं और मोदी को तानाशाह बोल रहे हैं, और सभी को पता है कि कौन है ये। मेरा कहने का मतलब आप समझ ही चुके होंगे। तो इनको तानाशाह बोला जा रहा है और साथ ही साथ कि ये जो है कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। तो क्या सच में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं बीजेपी वाले? देखिए, मैं तो जितना जानता हूँ और जितना इतिहास को आपने भी देखा है, पढ़ा है, आप भी जानकार हो, तो ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता। और ये लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि झूठ प्रोपेगेंडा फैलाना है और विश्व में छवि खराब करनी है। तो मोदी जी बिल्कुल भी तानाशाह नहीं है। अभी हाल ही में यानी कि एक बयानबाजी आया, एक वीडियो वायरल हो रहा है राधिका खेड़ा जी का। उनके ही पार्टी के कुछ व्यक्ति हैं जो बड़े नेता हैं, उन्होंने उनको अभद्र टिप्पणी के साथ दुनिया भर का प्रपंच यानी कि उनको बोला है। तो क्या इस पर अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट क्या उस पर कुछ एक्शन लेंगी? देखिए, पहली चीज़ तो महिलाओं का अपमान कांग्रेस पार्टी में होते ही रहता है, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, सच कही, वहीं पर उन्हें रोक दिया गया। तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही यानी कि विधानसभा चुनाव हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो अचानक से ऐसा ब्लास्टिंग टाइप का बीजेपी का सरकार बन गया, ये कैसे हो पाया संभव? कि यानी कि काफ़ी लोगों का चिंतन था कि छत्तीसगढ़ में कैसे बनेगी। इस पर आपका क्या है? लास्ट और आखिरी सवाल ये रहेगा, और मैं अहम भूमिका और अहम सवाल इसी को ही मानूंगा, क्योंकि अभी जो मोदी जी का कार्यकाल है बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा तो सभी का कहना है, आपका भी कहना है। तो अब जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको क्या लगता है? क्या चाहती बीजेपी वाले, या क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि इनके बाद नेक्स्ट मोदी कौन होगा? जय सिया राम। आज हमारे साथ हैं साजन ठाकुर, और भाई साहब को परिचय का कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि इनको रायपुर में प्राय हर व्यक्ति जानते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और बीजेपी में मंडल अध्यक्ष हैं जो कि ओबीसी पिछड़ा मोर्चे के हैं। और साथ ही साथ भाई साहब ना अभी बीजेपी का सोशल मीडिया भी देखते हैं, और सही मायने में देखा जाए तो काफ़ी समय के बाद भाई साहब ने मुझे समय दिया, तो इसके लिए धन्यवाद भाई आपको कि आपने मुझे समय दिया। और आपके साथ पॉडकास्ट के लिए काफ़ी समय चर्चा कर ही रहे थे, तो आज का ये पॉडकास्ट चालू करते हैं। कुछ विषयों को लेकर मैं आया हूँ, उस विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो भाई साहब, पहले तो जय सिया राम। जय सिया राम। जनता मीडिया फैक्ट्री में मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे बात करने के लिए बुलाया। तो सवाल तीखे नोक झोंक सब चलेंगे भाई साहब, और मेरा तो खाली उटपुटांग टाइप का ही सवाल रहता है, जो कि मैं कहीं से भी कुछ भी यानी कि जो चलते रहता है पब्लिक के बीच में ओपिनियन, उन सभी को आपके सामने रखूँगा। और आप बीजेपी के एक कार्यकर्ता भी हैं और एक दायित्व में भी हैं, तो फिर आपसे सवाल रखना चालू करता हूँ। जी बिल्कुल। चुनावी माहौल में आपकी क्या राय है कि किस पार्टी का बहुमत ज़्यादा आएगा, या क्या लगता है आपको चुनावी माहौल देखकर? देखिए, हमने और हमारी पार्टी ने साफ साफ कहा है अब की बार 400 पार। और जिस तरह से विधानसभा में हम जीते थे, हम लोकसभा में बहुत ही शानदार जीत करने वाले हैं, और एक ऐसा बहुमत मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और सब जनता का माहौल आप जानते ही हैं कि सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, ताकि विकास की गति जो तेज़ी से बढ़ रही है वो रुके मत, और ये विकास की गति चलते जाए। और ऐसे प्रधानमंत्री हमें अनेक हमने कोई बहुत पुण्य काम किए होंगे, हमारे देश की जनता ने हमें ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। क्या लगता है कि अभी सभी के मुंह में चली रहे कि 400 पार 400 पार 400 पार, तो 400 पार ही क्यों? देखिए, 400 पार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है जी। 400 पार एक ज़रूरत है देश की। जिस तरह से देश में इतने सालों तक वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने और भी कितने गड्ढे खोदे हैं, उस गड्ढे को अगर हमें भरना है तो हमें एक सरकार को 1/3 से ऊपर बहुमत देना पड़ेगा, यानी 370 के ऊपर हमें सीट चाहिए। ये इसमें भाजपा की दो सोच है। पहला तो एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, 370 धारा हटा के भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 370 का, और एनडीए जो पूरा घटक है उन्होंने लक्ष्य रखा है 400 का। ये इसलिए कि हम बड़े और अच्छे फैसले देश के हित में ले सके, जो कि हर देश की जनता के हित में रहेंगे, और जो पहले बहुत गड्ढे खोदे गए उन्हें भरा जाए। इसलिए ज़्यादा बहुमत चाहिए, और 400 एनडीए को चाहिए। इसलिए काफ़ी जगह से सुनने को मिलता है कि वोट परसेंटेज को देखकर अधिकतर बीजेपी क्यों इतना चिंतन में है, बाकी पार्टी है तो ऐसा नहीं है। देखिए, वोट परसेंटेज कम होता है तो हमारा लोकतंत्र भी कमज़ोर होता है। वोट ज़्यादा से ज़्यादा लोग दें,
ये हमारे लोकतंत्र भारत देश को मजबूत करता है। इसलिए भाजपा चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़े, लोग 80-80, 90-90% वोट दें, हम ये चाहते हैं। लेकिन दूसरा चिंता ये भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले ये जानते हैं कि हर 10 में से 8 व्यक्ति 9 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है, तो वोट परसेंट कम होता है। तो हमें ये चिंता होती है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स अपने मतदान बूथों तक नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, और हम चाहते हैं लोकतंत्र भी मजबूत हो और सरकार भी मजबूत हो। जी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वायरल चल रहे हैं और मोदी को तानाशाह बोल रहे हैं, और सभी को पता है कि कौन है ये। मेरा कहने का मतलब आप समझ ही चुके होंगे। तो इनको तानाशाह बोला जा रहा है, और साथ ही साथ कि ये जो है कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। तो क्या सच में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं बीजेपी वाले? देखिए, मैं तो जितना जानता हूँ और जितना इतिहास को आपने भी देखा है, पढ़ा है, आप भी जानकार हो, जितनी अच्छे से लोकतंत्र सुरक्षित भाजपा के हाथ में किसी और सरकार में नहीं है। हमने देखा इंदिरा गांधी ने किस तरह से आपातकाल लगाया था इस देश में, असली लोकतंत्र की हत्या उस दिन हुई थी। किस तरह एक प्रधानमंत्री जी की मृत्यु होने के बाद इंदिरा गांधी के एक व्यक्ति दूसरे प्रधानमंत्री जो उनके बेटे बनते वो बोलते हैं कि एक बड़ा पेड़ गिरा है तो हो गई, और हमारे सिख भाइयों का एकदम नृशंस हत्या हुई थी, वो थी लोकतंत्र की हत्या। और नरेंद्र मोदी जी को तानाशाह बोलना एक बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जितना लिबरल मैं सोचता हूँ कि कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जिस व्यक्ति को तानाशाह बोल रहे हो और आप खुल के बोल रहे हो और खुल के घूम रहे हो, और आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, ना आपका वीडियो बंद हो रहा है, ना आपका चैनल बंद हो रहा है, और आप बोलते जा रहे हो, और वो व्यक्ति चुपचाप सुन भी रहा है, आप गालियाँ बक रहे हो। मेरे ख्याल से आप छोटे से किसी राज्य के मुख्यमंत्री, आप एक दिल्ली के और पंजाब के मुख्यमंत्री, और बंगाल तो आप जानते हो ममता बनर्जी, वहाँ के लोग बोल दे तो कितने सारे उदाहरण हमारे सामने, वो जेल में चले जाते हैं। और कितने सारे यूट्यूबर हैं जो कि आज जेल में रियल में है, वो मनीष कश्यप का उदाहरण है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जितना लिबरल कोई नहीं है, वो कभी तानाशाह का तो उनके अंदर एक गुण भी नहीं है, तो ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता। और ये लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि झूठ प्रोपेगेंडा फैलाना है और विश्व में छवि खराब करनी है। तो मोदी जी बिल्कुल भी तानाशाह नहीं है। अभी हाल ही में यानी कि एक बयानबाजी आया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है राधिका खेड़ा जी का। उनको उनके ही पार्टी के कुछ व्यक्ति हैं जो बड़े नेता हैं, उन्होंने उनको अभद्र टिप्पणी के साथ दुनिया भर का प्रपंच यानी कि उनको बोला है। तो क्या इस पर अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट क्या उस पर कुछ एक्शन लेंगी? देखिए, पहली चीज़ तो महिलाओं का अपमान कांग्रेस पार्टी में होते ही रहता है, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, सच कही, वहीं पे उन्हें रोक दिया गया उनके 2-3 प्रवक्ताओं के द्वारा, और अभद्र बात कही गई। तो वो तो बहुत ही गलत है, उसका जितना हम निंदा करें गलत है। किसी भी महिला का अपमान, कहीं पर भी महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम देखें महिलाओं के अपमान में महाभारत युद्ध हो जाते थे, और ना जाने कितनी चीज़ें हमने खुद देखे। हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को हम देवी मानते हैं और वो दुर्गा रूप में हम भगवान मानते हैं। रही कार्रवाई की बात, कार्रवाई तब होगी जब हम खुल के हम अपनी बहन राधिका खेड़ा जी के साथ है वो आए और कहीं पे भी वो रिपोर्ट दर्ज करे, FIR करे। मैं जानता हूँ हमारे यहाँ की विष्णुदेव जी की सरकार बहुत ही अच्छी है, और विजय शर्मा जी जैसे गृह मंत्री एक जानकार, पढ़े लिखे, समझदार व्यक्ति है, वो त्वरित इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहले उन्हें इस पर खुद रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए उन लोगों के खिलाफ, राधिका जी को। अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही यानी कि विधानसभा चुनाव हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो अचानक से ऐसा ब्लास्टिंग टाइप का बीजेपी का सरकार बन गया, ये कैसे हो पाया संभव? कि यानी कि काफ़ी लोगों का चिंतन था कि छत्तीसगढ़ में कैसे बनेगी, इस पर आपका क्या है? इस पर ऐसा है कि ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना 2 साल पहले से जमीन के स्तर पे धीरे धीरे तय हो गया था। लेकिन सरकार थी भूपेश बघेल की। यहाँ का मीडिया से लेकर यहाँ पे कई सारे पेपर, न्यूज़, अखबार और बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं कि वो किस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं। तो एक माहौल वो बना के रखे थे, नहीं हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, नहीं हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये माहौल था। लेकिन वो जनता के बीच वो घुसे नहीं थे। हम भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे हम कार्यकर्ता हैं, वो हम लोगों के बीच काम करते हैं, हमको ये मालूम था। और इतने सारे जो घोटाले थे वो जनता के बीच उजागर होते जा रहे थे। जैसे किसानों के नाम से इतना झूठ फैलाया गया कि किसानों के लिए ऐसा किसी ने नहीं किया जो भूपेश ने किया, वो पर्दाफाश हो गया। कोयला घोटाला, CGPSC में आम जो युवा पढ़ाई लिखाई करता है वो देखा नेताओं के बच्चे
यहाँ पे जा रहे हैं सीधा पीएससी में नौकरी लगते जा रहे हैं, और जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, अपने घर से कर्ज लेकर आए हैं, वो देखें कि किस तरह से उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ। वहाँ पे ये सब मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, जनता के बीच गए, डंडे खाए, आंदोलन किए, घेराव किए, प्रदर्शन किए और जमीन तक लोगों के बात को पहुंचाए। यहाँ तक आपको बता दूं, किसी के घर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी आवास योजना देते हैं, उनके पैसे को रोक दिया गया। ये उसकी हाय है जी, एक गरीब आदमी का जीवन का सपना होता है उसका खुद का आवास, और वो नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं, जिसे भूपेश बघेल की सरकार ने उन पैसों को जो केंद्र से आ रहे थे उसे रोक दिया और उन्हें दे नहीं रहे थे। तो उसकी हाय थी, लोगों के कई घर आधे आधे बने हुए थे और उनका पैसा उनके किस्त अकाउंट में नहीं आ रहे थे। इस तरह से अनेकों अनेक मुद्दे थे जो धीरे धीरे जड़ में पकड़ लिए थे, और भूपेश हवा में उड़ते थे, हेलीकॉप्टर में उड़ उड़ के वो सोचते थे कि नहीं हम तो जीत रहे हैं। दिल्ली जाते थे, वहाँ बोलते थे जीत रहे हैं, और यहाँ आए और देखे क्या स्थिति हुई। भाजपा ने क्लीन स्वीप किया, कार्यकर्ता समझ चुके थे कि भाजपा जीतेगी। हाँ, उम्मीद से ज़्यादा हमको मिला, हमने भी नहीं सोचा था, क्योंकि जनता हमारे साथ थी और जनता ने इस चीज़ को साथ दिया। इसमें पूरी जीत है सिर्फ जनता जनार्दन की, ये मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में। काफ़ी व्यक्तियों से हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं और वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, आम जन के बीच में हम रहते हैं। तो काफ़ी व्यक्तियों का चर्चा में ये रहता है कि बेरोजगारी और महंगाई पे बीजेपी वाले इतना तानाशाह की तरह यानी बात ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने विषय को रखते रहते हैं। तो क्या कहना है बीजेपी वाले लोगों का कि वो क्या बेरोजगारी और महंगाई में कभी चर्चा करते भी हैं या नहीं करते? देखिए, हम अब चर्चा नहीं करते हैं, हम उस पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 2014 से, तो आप अगर पहले एक एक बात को मैं उठाता हूँ, पहले महंगाई की बात लेते हैं। महंगाई हम कैसे मापते हैं कि देश की महंगाई कैसे बढ़ी है, उसका एक परसेंटेज होता है। आप अगर इसको देखेंगे, मनमोहन सिंह की सरकार जब 2004 में अटल बिहारी जी ने उनको दिया था और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी बने, उस बीच जो महंगाई का जो स्तर था वो 30% के लगभग तेजी से बढ़ा। और जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सरकार अपने हाथ में ली और आज 2024 है, तो इस बीच महंगाई का परसेंटेज 6% और 5% के आसपास अभी है। महंगाई बहुत ही लिमिटेड, महंगाई निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया है, ये सामान्य चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकली बात बोलते हैं, लेकिन उसकी कितनी तेजी से रफ्तार से बढ़ रही है ये फर्क पड़ता है। आज महंगाई अगर आम जनता भी देख रही है, तो उसके साथ आप उसके साथ एक चीज़ को और जोड़ेंगे कि उनकी आय, कि आदमी पहले कितनी उसकी आय होती थी और कितने वो उसको अफोर्ड कर सकता था, लेकिन आज लोगों की आय भी बढ़ी है। मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद आप देखेंगे हर क्षेत्र में सैलरी बढ़ी है लोगों की, काम करने के लिए जितने पैसे दिए जाते थे, छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक, सरकारी नौकरी तक, सब में उन्हें सैलरी बढ़ के मिली है। तो उस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाता है ताकि वो आदमी उसको ले सके, अफोर्ड कर सके। दूसरा मुद्दा था आपका बेरोजगारी का, तो इसका जो डाटा है वो आप ऐसा देख सकते हैं, तो 2014 के बाद जो सरकारी नौकरियां हैं वो आप एकदम सिंपल एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपके जाके आप देख लो कि किस तरह से सरकारी नौकरियां रेलवे सेक्टर में मिली है। और अगर आप सिर्फ रोजगार को सरकारी नौकरी से मापते हो तो आपको एकदम सिंपल डेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा रोजगार इतना तेजी से बढ़ा है नरेंद्र मोदी की सरकार में कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्राइवेट सेक्टर से मिला है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे, रोड, सड़कें, फ्लाईओवर जितना तेजी से बना है, तो वो कहाँ से बनेगा? वो भारतीय जनता पार्टी का एक नियम भी है कि वो इसी के लिए वो लड़ाई लड़ लिए थे। आप देखे होंगे कि चीन से जब वो आपकी एप्पल की कंपनी आ रही थी तो बोले कि हमें यहाँ के ही लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो जब इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ ट्रेन बन रही है, आप देख रहे होंगे, तो कौन बना रहे हैं? तो रोजगार मिल रहा है, तभी तो ये सब चीज़ें बन रही है। तो रोजगार भी मिल रहा है और महंगाई भी कंट्रोल में है और साथ में लोगों की आय भी बढ़ रही है। विपक्षियों का अधिकतर बयानबाजी रहता है बीजेपी के लिए कि हमेशा राम के नाम से ही वोट मांगते, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो इस पर क्या रहेगा आपका विचार कि हर बार ही राम के नाम से क्यों वोट मांगा जाता है? ऐसा इनका कहना है भाई। देखिए, राम भगवान के नाम से भाजपा ने कभी वोट नहीं मांगा। हाँ, राम भगवान भाजपा के लिए बहुत ही बड़े आस्था का केंद्र शुरू से रहे, क्योंकि जब हमारे जो पूर्वज जो हमारे जो थे, जो वो चाहते ही थे कि एक
जहाँ प्रभु राम पैदा हुए हैं वहाँ पे उसे तोड़ दिया गया, फिर वो किस तरह से टेंट में वो थे, और उसके लिए भाजपा पिछले 1980-90 से लड़ाई लड़ते हुए आई है, लेकिन उस पर वोट नहीं मांगा। अगर वोट मांगते तो कब से भाजपा जीत सकती थी। भाजपा ने उसको पूरा कर दिया। अब इस मुद्दे को ही भाजपा ने कंप्लीट कर दिया, जबकि वही रोक के रखे हुए थे। 2019 के चुनाव के समय ही इन्होंने हलफनामा दायर किया था कि कोर्ट को कहा था कि इस पे आप जल्दी से फैसला मत दो, नहीं तो चुनाव में असर पड़ेगा। और वो चुनाव के पहले वो आया भी नहीं था, और चुनाव जब हो गया, जब मोदी जी जीत गए थे, उसके बाद उसका फैसला आया था। उसके बाद मोदी जी कोरोना काल के समय में उसकी पूजा किए थे, जब गर्भगृह में अभी पूजा किए हैं, उसके बाद 22 जनवरी को। तो हमने राम के नाम पे वोट नहीं मांगा, लेकिन आस्था का केंद्र है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। उसके बाद और भी हमारे बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो मथुरा हो, वो भी हमारा विषय है, लेकिन उसे हम वोट के नियत से नहीं देखते, वो हमारी उद्देश्य है, उसे हमें पूरा करना है। यानी कर्तव्य के हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट अपना कार्य कर रही है राम को लेकर, लेकिन विपक्ष वाले ही आपके ऊपर बयानबाजी थोप दे रहे हैं कि ये राम के नाम से वोट मांग रहे हैं। देखिए, वोट नहीं मांग रहे, जनता हमारे साथ आ रही है। अगर कोई एक परिवार है, ऐसे हजारों परिवार है जो राम जी पे आस्था रखते हैं, वो चाहेंगे कि मेरे प्रभु राम जहाँ पैदा हुए, ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए मक्का मदीना है, और सिख भाइयों के लिए हमारे लिए अमृतसर है। तो जहां हमारे प्रभु राम पैदा हुए वहां पे भव्य राम मंदिर क्यों नहीं बन सकता, वो भी ऐसे देश में जहां पे हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू राष्ट्र है जो भारत देश, वहीं पे अगर हम राम मंदिर नहीं बना सके। और हमने कितने अच्छे तरीके से बनाया, पूरे विश्व को क्या संदेश दिया। हमने लड़ाई लड़ी, जमीन में लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और उसके बाद हमने छीना नहीं, कोई भी एक भी ऐसा अप्राकृतिक तरीके से वहां पे कोई काम नहीं किया गया। कोर्ट ने बकायदा उसे हमें पूरे नियम से, और यहाँ तक कि साइंटिफिक तरीके से, वहाँ पे एएसआई गई, उन्होंने गड्ढा खोदाई किया, वहाँ पे पत्थर निकले, उसकी जांच हुई, तब पता चला कि यहाँ पे पहले दशरथ के महल हुआ करते थे। दशरथ के महल के बाद राजा विक्रमादित्य ने वहाँ पे महल बनाया, वो तोड़ दिया गया बाबर के समय में। पूरी जांच होके जब पूरे उसका आप रिपोर्ट देखेंगे तो राम मंदिर मिला। अब उसमें जनता हमें वोट अगर दे रही है तो वो उनका आस्था है हमारे साथ, क्योंकि हमने वो काम किया जो उनके मन में था। तो वोट अगर दे रहे हैं तो हमारा पूरा उद्देश्य है कि बिल्कुल हम उनके साथ हैं, और हम जनता के साथ हमेशा रहेंगे। अगर इससे हमें वोट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राम जी सबके हैं, वो उनके भी हैं जो विरोध भी कर रहे हैं, उनके भी राम भगवान ही प्रभु हैं। जी, बीजेपी है एक तरफ, और एक तरफ अन्य पार्टियां हैं, और काफ़ी सारी ऐसे विचारधारा वाली पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, कुछ भी है। तो बीजेपी और अन्य पार्टियों में क्या अंतर लगता है कि बीजेपी ही एक तरफा माहौल हर बार बना लेता है अपना? भाजपा एक तो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कॉर्डर बेस्ड पार्टी है, मतलब इसमें संगठन है। बाकी पार्टियों में नेता होते हैं, नेतृत्व होता है, एक व्यक्ति प्रत्याशी बनता है, उनके लोग होते हैं, उनके समर्थक होते हैं। भाजपा में व्यक्ति विशेष, व्यक्ति पूजा नहीं होती। भाजपा शुरू में आप देखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, आज नरेंद्र मोदी, कल भविष्य में और हमारे नेता हैं जो आज उभर रहे हैं। भाजपा एक संगठन की तरह कार्य करती है, और एक विचारधारा है जो बाकी पार्टियों से अलग है, कि विचारधारा बेस्ड पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई लक्ष्य है। बाकी पार्टियों का कोई लक्ष्य नहीं। आप उनसे पूछेंगे वो क्या करना चाहते हैं देश के लिए, उनका क्या है भविष्य, तो उनका ये कि आज हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे सरकार बनाए, जल्दी जल्दी घोटाला करें, खा ले पैसा, अंदर कर ले। ये बाकी पार्टियों की विचारधारा सोच है। भाजपा की एक, आप भी जानते हैं कि बहुत ही बड़ी सोच है, जिसपे हम कभी डिटेल में और बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए सबसे अलग है, और यहाँ पे कोई परिवारवाद नहीं है, सबसे बड़ा विषय है। कोई आप कितनी पार्टी उठाए, लालू की पार्टी होगी, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, ममता बनर्जी, आज उसका बेटा भतीजा अभिषेक बनर्जी पार्टी को संभाल रहा है, आज अरविंद केजरीवाल जेल में, लेकिन वो किसी अन्य अपने नेता के हाथ में बागडोर नहीं दे पा रहा है। सुनीता केजरीवाल को अपने घर से बुला के ले आया, क्यों? संजय सिंह है, चाहे राघव चड्डा है, क्यों नहीं दे पा रहे उनके हाथ में वो? क्योंकि परिवारवादी पार्टी आम आदमी पार्टी भी। कांग्रेस तो आप जानते ही है, नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा जी, राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी, अब कल देखेंगे आप जो उनके बच्चे वाड्रा हैं, वो भी जल्दी गांधी बन के आपके सामने आएंगे, और नई पीढ़ी को वो नेतृत्व करेंगे। तो वो रेहान, आजकल उनका नाम भी रेहान राजीव गांधी कर दिया गया है, और सरकारी तरीके से प्रियंका गांधी ने उसका नाम राजीव गांधी किया है, रेहान राजीव गांधी। तो भाजपा प्योर एक ऐसी पार्टी है जो कि जमीन से निचले स्तर से आदमी ऊपर आते हैं। विष्णुदेव साय जी हो, मोहन यादव मध्य प्रदेश में हो, खुद नरेंद्र मोदी जी हो जो कि एक चाय बेचते थे, फिर वो संगठन का काम करते हुए आरएसएस से होते हुए मुख्यमंत्री बने। तो भाजपा बहुत ही अलग पार्टी, और ऐसी पार्टी पूरे भारत देश में नहीं है जो कि विचारधारा के लिए और जनता के बीच की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो भारत की जनता की पार्टी है।
इसलिए ये फ़र्क है। लास्ट और आखिरी सवाल ये रहेगा, और मैं अहम भूमिका और अहम सवाल इसी को ही मानूंगा, क्योंकि अभी जो मोदी जी का कार्यकाल है बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा तो सभी का कहना है, आपका भी कहना है। तो अब जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको क्या लगता है? क्या चाहती बीजेपी वाले, या क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि इनके बाद नेक्स्ट मोदी कौन होगा या कौन बन पाएगा पीएम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जैसे मैंने आपको बताया संगठन, ये सब संगठन तय करते हैं। पहले जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद लोग सोचते थे अब क्या होगा, आगे कौन आएंगे। हमने आडवाणी जी भी चुनाव लड़े लेकिन वो नहीं जीत पाए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। संगठन और भाजपा, और आप जानते हैं कि भाजपा का पूरा संघ का परिवार है, इसमें भविष्य, जैसे हम एक कार्यकर्ताओं के नाते अगर मैं आपको जवाब दूंगा तो मुझे तो साफ साफ दिखाई देता है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 10 साल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, उसके बाद आगे भविष्य में योगी आदित्यनाथ है, और उसके बाद हमारे पास इतने नेतृत्व करने वाले नेता हैं जो, यानी हर व्यक्ति के अंदर, हर कार्यकर्ता के अंदर प्रधानमंत्री गुण है, उसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी होनी चाहिए, और संगठन ये सब तय करता है। बाकी आपको तो दिख ही रहा है कि अभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी योगी जी को साथ में लेके चल रहे हैं, और जिस तरह वो यूपी को संभाल रहे हैं, वहाँ पे उनकी ऐसी ट्रेनिंग हो रही है। वो एक ऐसे राज्य में है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कई देश नहीं उतने बड़े, वो यूपी राज्य को संभाल रहे हो। बिल्कुल ही राम जी की कृपा से भविष्य में वो भारत को भी संभालेंगे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि आपके पास काफ़ी सारे और चर्चा करना चाहिए, तो आपके साथ ऐसा लगता है कि हमको कोई ना कोई एक सीरीज़ वाइज आपके साथ विषय रखना चाहिए, चाहे वो लोकतंत्र पे हो, चाहे वो युवाओं पे हो, तो आपके साथ और कभी करेंगे। आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या चीज़ उचित लगा, क्या नहीं लगा, कौन सा विषय सटीक रहा, इस चीज़ पर आप कमेंट ज़रूर करें। और साजन भाई तो हमसे जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद समय मिला और चर्चा किए। तो लास्ट में यही रहेगा हमारा कहना कि इस चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस विषय को उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जो गली खोपचे में राजनीति करते रहते हैं ना, उन तक ये विषय पहुंच जाए, क्योंकि राजनेता आने वाले समय में वही युवा बनेंगे जो कि देश को सर्वव्यापी या सर्वोपरि समझते हैं। और यही शब्द के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। भाई साहब जय श्री राम। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, ये भाई बहुत मेहनत करते, जनता मीडिया फैक्ट्री वाले, ये सड़कों पे रोड पे उतर के जनता के मन की बात को भांप लेते हैं, और इनके आप चैनल में जाके जरूर देखिएगा, यूट्यूब में इनका चैनल है, और मैं कहूँगा आप सभी इनसे जुड़े। बहुत अच्छा बोलते हैं ये, इनके वाक्य शैली बहुत अच्छी है। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, वंदे मातरम।